Hello everyone, welcome to all of you in my classes, Akhil Sir's classes. Today's discussion topic is depreciation. Depreciation means reduction in the value of fixed asset. Depreciation का मतलब होता है कि एसेट का वैल्यू घट जाता है. एवरी ईयर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड एसेट को फॉर आवर प्रोडक्शन पर्पसेस और इन ऑफिशियल पर्पस. प्रोडक्शन का मतलब मशीनरी इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, और फर्नीचर यूज़ होता है ऑफिस में, बिल्डिंग यूज़ करते हैं ऑफिस में, और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. तो ये सारा एसेट जब हम लोग फिक्स को इस्तेमाल करते हैं उसका वैल्यू घटता रहता है. वैल्यू इज़ रिड्यूसिंग एवरी ईयर. सो दैट रिडक्शन इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग टर्म. डेप्रिसिएशन का इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. डेप क्या है? इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, but it is an expense to the business. That is why it is a charge against the profit, and it will come in profit and loss account. So depreciation charge किस पे होता है? fixed asset पे. fixed asset का मतलब होता है those assets which are used for more than 12 months. इसका लाइफ टाइम जो होता है more than 1 year होता है, which will be used for 5 years, 10 years, 15 years. जैसा बिल्डिंग हुआ वो सालों साल हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं. वी आर यूजिंग बिल्डिंग फॉर ईयर टू ईयर. द बेनिफिट एक्रूड टू अस फ्रॉम ईयर टू ईयर. सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. ओके, सो डेप्रिसिएशन मीन्स reduction in the value of fixed asset. Fixed assets means those assets which are used for more than 12 months. Fixed asset those assets which are used for more than 12 months. तो डेप्ट इस पर चार्ज होता है ऑन फिक्स्ड एसेट जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा मोर देन 1 ईयर. करंट एसेट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं करते हैं बट द बेनिफिट एक्रूड विद इन अ ईयर. हेलो, वीडियो बना रहे हो क्या? पढ़ाई कर लिया. Sorry for the interruption. There is an urgent call. That's why I was busy attending the call. एक urgent call आ गया तो उसमें से हमको attend करना पड़ा. So now we are resuming from depreciation. Depreciation means reduction in the value of fixed asset. Fixed assets are those assets which are used for more than 12 months. Like example, like machinery in the office, in the factory, furniture used in the office, building. Okay, these are the fixed assets. Car, like van, also our fixed asset. Okay, now what are the objects of providing depreciation? Why depreciation is charged? एक कुछ सवाल होता है ना एग्जाम में अगर आया, what are the objects of depreciation? डेप चार्ज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? The most important objective of charging depreciation is to know
द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी एसेट को अगर हम लोग परचेस करते हैं सपोज 2000 में, और उसको अगर हम सेल कर रहे हैं 2010 में, 1 लाख का मशीनरी परचेस किया था और उसको हम सेल कर रहे हैं 2010 में, तो मान लो अगर उसको परचेस किया था हम मशीनरी को 1 लाख और 10 में सेल कर रहे हैं, जितना मैं परचेस किया था उतना वाला तुमको नहीं मिलेगा सेल का, बिकॉज दैट मशीनरी हैव बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर 10 years। सो परचेसर जो होगा वो हमको 1 लाख का मशीन का वैल्यू 1 लाख हमको नहीं देगा, दे विल गिव मी लेसर अमाउंट। सो अगर हम लोग 1 लाख का मशीन को अगर हम सेल कर रहे हैं मान लो 45,000 में, तो ऐसे समझ में आता है कि मेरा लॉस हो गया 55, बट एक्चुअली 55 मेरा लॉस नहीं हो रहा है, मेरा लॉस उससे कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग एवरी ईयर उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज़ टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और डेप चार्ज करने से क्या होता है, एवरी ईयर हम लोग को मशीन का वैल्यू पता चलता है, कितना उसका प्रेजेंट वैल्यू है। और डेप चार्ज करने का हम लोग को 2 मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। So I'm repeating it again. There are 2 methods of charging depreciation. One is straight line method, another is written down value method. Straight line method also known as fixed installment method or original cost method. Written down value method also known as diminishing balance method or reducing balance method. So I am writing it on the board. Take a pen and copy and write down my notes so that you can understand it very well while revising the chapter for an exam purpose. Exam purpose के लिए जब रिवीजन करेंगे उस वक्त तुम लोगों को काम आएगा बहुत. So write down methods of charging depreciation. Method of charging debt. So first method, write down straight line method. Straight line method or fixed installment method. Fixed installment method or original cost method. So what is straight line method? Under straight line method, depreciation is charged on fixed asset every year on original cost of the asset. Means every year the amount of depreciation would be same. Straight line में क्या करते हैं हम लोग? Depreciation charge होता है on original cost of the asset विच इज़ आवर परचेज वैल्यू, जिस वैल्यू में हम लोग एसेट को ख़रीदते हैं, और एवरी ईयर डेप जो होता है वो सेम होता है. बट अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, नेक्स्ट ईयर डेप चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आता है उस पर चार्ज होता है. That means every year debt is charged on the balance of the asset and every year the amount of depreciation would be different in every year. हर साल डेप का अमाउंट अलग होता है. ओके, सो इसीलिए स्टेट लाइन को बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. मतलब डेप का अमाउंट जो है एवरी ईयर फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता है. और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड because in this method debt is charged on the original cost of the assets every year.
That is why it is known as also original cost method. So what we will able to know under straight line method, write down my notes. If you are taking a piece of copy and paper, under straight line method, depth is charged on depreciation is charged on the original cost of the asset every year. Every year, most importantly, what we are writing down? Original cost of the assets every year. Okay? This is the most important line. We are charging upon the original cost of this every year. Every year means the amount of debt is charged on the original cost, which means asset value is reducing. Value of the asset is reducing every year, but the amount of depreciation would be same in every year. So value of the asset is reducing means घटना घट जाता है, वैल्यू कम हो जाता है. Value of the asset is reducing every year, but the amount of debt depreciation would be same in every year. Would be same in every year. What my point? It is visible to you? Methods of charging depreciation. Number one is straight line method or fixed installment method or original cost method. Under straight line method, depreciation is charged on the original cost of the assets every year. Value of the assets is reducing every year, but the amount of depreciation would be same in every year. Got my point? Depreciation क्या करते हैं हम लोग? Every year asset से minus करते हैं. सपोज अगर 1 लाख का मशीन खरीदा, 10% डेप अगर चार्ज कर रहे हैं, मतलब एवरी ईयर 10% मेरा एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता रहेगा. सो फर्स्ट ईयर 1 लाख का 10% कितना घटा मेरा? 10,000. और एक याद रखना कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द अकाउंटिंग ईयर एंड्स. अगर मान लो अप्रैल टू मार्च अगर अकाउंटिंग ईयर है, फर्स्ट ईयर अगर मशीन खरीद रहे हैं हम लोग जुलाई में, तो हम लोग 1 साल का डेप चार्ज नहीं करेंगे. फ्रॉम जुलाई टू मार्च 9 मंथ डेप. नेक्स्ट डे जब बीडी करेंगे अप्रैल से, तब नेक्स्ट डे उसको हम इस्तेमाल करेंगे अप्रैल टू मार्च. सो डेप इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द अकाउंटिंग ईयर एंड्स. और एक बात है, अगर मशीनरी हम लोग 3 खरीदे, फर्स्ट ईयर में 1 मशीन, सेकेंड ईयर में सेकेंड मशीन, थर्ड ईयर में थर्ड मशीन, तो 3 मशीनरी के लिए 3 मशीनरी अकाउंट नहीं बनेगा. एक ही मशीनरी अकाउंट में तीनों का इफेक्ट दिखाना होगा. इसलिए क्या करना पड़ेगा? डेप का समय हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डूइंग द सम्स ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप का सम करने के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ डेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके. और एक चीज़ स्टेट लाइन में है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो तुम लोगों का बीकॉम में भी काम आएगा और 11 में जब कॉमर्स में, चाहे वो जो भी बोर्ड का हो, HS, वेस्ट बंगाल, ISC and also CBSE, NIS, IGNOU, whatever they have, all it is applicable to all the boards. Also BCom first sem, this debt chapter in all the terms and all the boards, and also in graduation level you have. So this is the most important chapter for all your intermediate level 11 and also BCom aspects. Okay. So now under straight line method, I am rubbing it now. Under straight line method, if rate of debt is not given, if rate of depreciation is not given, so how to calculate depreciation? If rate of debt is not given, then depreciation is calculated as D equals to
V minus S by T. D equals to V minus S by T, where D is your depreciation. V is your cost of the assets plus installation charges. Plus any other expenditure incidental to the assets. To such asset means any expenditure incurred for installing the fixed asset, like machinery install करने के लिए जब हम लोग wages paid करें लेबर को, so anything incurred for installing the fixed asset is a capital expenditure to increase the earning capacity of the asset. Capital expenditure का मतलब क्या होता है? Those expenditure which are incurred to increase the earning capacity of the asset. Asset का earning capacity को increase कर उसके efficiency को बढ़ाता है. Earning capacity means those asset efficiency has increased. और जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, एक बार मशीन को इंस्टॉल कर दिया और रिपीटेडली नहीं करेंगे, बिकॉज फिक्स्ड एसेट रिपीटेड एक्सपेंडिचर नहीं होता है. हर बार हम लोग 1 लाख का मशीन नहीं खरीदेंगे. इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? These expenditures are non-recurring in nature. Revenue क्या होता है? These are recurring in nature, like purchases, wages, salaries, rent, advertisement. These expenditure are revenue expenditure which have been incurred in daily routine life. Okay. But capital expenditures are non-recurring in nature, and any expenditure incurred for installing the asset and any repairing expenses for such asset is also added to the cost of the asset. Repairing cost, installation cost, import duty, these are the costs which are incurred for installing the asset will be added to the cost of the asset. So V का मतलब होता है cost of the asset plus installation charges plus any other expenditure incidental to such asset. Okay, next we are moving toward S. S means scrap value. Scrap value or breakup value. Scrap value or breakup value of such asset. Okay. S means I'm writing it on the board. I'm already written on the board. S means scrap value or breakup value of such as. Scrap means expected realizable value. मतलब अगर हम किसी एसेट को 10 साल बाद अगर सेल करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड रिसीव 10,000 और 20,000 बाय सेलिंग दोज एसेट. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी मशीन को अगर हम ख़रीदा है 50,000 में, अगर उसको हम सेल करेंगे 5 years के बाद तो हम लोग को 10,000 मिल सकता है. सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सच एसेट. टी का मतलब होता है लाइफ टाइम ऑफ द एसेट. लाइफ टाइम ऑफ सच एसेट मतलब हाउ मेनी ईयर्स द एसेट विल बी यूज्ड. कितने साल तक हम उस एसेट को इस्तेमाल करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर डूइंग आवर डेप्रिशिएशन सम्स इन ऑल 11 class 11 commerce as well as in your BCom first sem. So D means it is applicable to 11 commerce and also BCom level also. So D means V minus S by T, where D is your depreciation, V is your cost of the assets plus installation charges plus any other expenditure incidental to such asset. S means scrap value or breakup value of such assets, and T is your lifetime of such asset. Hope you understand. Okay. Next, there is another method for depreciation chapter, which is our written down value method or reducing balance method or diminishing balance method. I have already discussed when I have started my lecture in this session that what is the difference between straight line and diminishing balance. This is that under straight line हम लोग क्या करते हैं, डेप को चार्ज करते हैं every year ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. एसेट का वैल्यू घटता रहता है लेकिन डेप का अमाउंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है. बट अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर डेप इज चार्ज्ड ऑन द बैलेंस ऑफ द एसेट एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज डिफरेंट इन एवरी ईयर.
written down value method or diminishing balance method or reducing balance method. So under this method, depreciation is charged on the balance of the asset every year. On the balance of the assets every year. Okay? Under this method, depreciation is charged on the balance of the assets every year. Value of the assets is reducing, but the amount of depreciation is different in every year. Hope you understand it. Okay, I am repeating it again. Under this method, depreciation is charged on the balance of the assets every year. Value of the assets is reducing. Asset का वैल्यू घटते रहता है, but the amount of depreciation is different in every year. Asset भी घटता है और डेप का अमाउंट भी अलग अलग होता है. स्ट्रेट लाइन में एसेट घटता है लेकिन डेप का अमाउंट जो होता है वो सेम होता है. ओके, गॉट माई पॉइंट? देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स how to do the sums of depreciation under these two methods. First of all, हम लोग को देखना पड़ेगा by preparing a statement of depreciation steps, how it is to be prepared. First हम लोग को क्या करना पड़ेगा? Steps 1 is prepare a statement of depreciation. For doing depreciation sums is the most important steps. अगर हम लोग statement नहीं बनाएंगे तो हम लोग डेप का सम नहीं कर पाएंगे. This is the most scientific way of doing depreciation sums. Prepare a statement of depreciation. Prepare a statement of depreciation. Suppose अगर एक कंपनी का 3 मशीनरी है या 4 मशीनरी है तो 4 मशीनरी के 4 मशीनरी अकाउंट नहीं बनेगा. स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? We have written M1, M2, M3 and total depreciation. Okay. Every year परचेज जितना करेंगे उसको ऐड करके टोटल डेप में दिखा देंगे. ओके, अगर मान लो हम लोग का फर्स्ट मशीनरी खरीदा, सपोज इट इज गिवन दैट कॉस्ट अराउंड 1/4/2020. सपोज M1 खरीदा 1 लाख मशीन. ठीक है, हम मान लो ये स्टेट लाइन मेथड का सम्स कर रहे हैं. तो 1 लाख का मशीन खरीदा है और 20 में और कोई एसेट नहीं खरीदा है. तो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है मार्च में. तब लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट में लेस, क्योंकि हम लोग डेप माइनस करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एट द, मान लो 10%. तो 1 लाख का 10% एक साल का कितना होगा? 10,000. तो टोटल डेप में कितना लिखेंगे हम लोग? 10,000. ये कितना होगा? 90,000. स्टेट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग इसको? जब डेप चार्ज करने के बाद जब बीडी करेंगे तो अब क्या लिखेंगे? बुक वैल्यू ऑन, कब लिखेंगे? 1/4 कितना लिखेंगे? 21. क्योंकि बैलेंस शीट कब हुआ था मेरा? 31 मार्च 21. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू है. बुक वैल्यू ऑन 1/4/21. अब मान लो हम M2 सेकेंड मशीन खरीद रहे हैं, देन फर्स्ट हम परचेज कर लेंगे फॉर कॉस्ट एज ऑन. मान लो खरीदा है 1 सितंबर 2021 को. कितना में खरीदा है? मान लो इसको खरीदा 80,000 में. अब मेरे पास 2 मशीन है, M1 और M2. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, यही बात बोला था कि डेप अगेन 1 लाख पे चार्ज होगा, और अगर डिमिनिशिंग फॉलो करेंगे तो 90 पे चार्ज करेंगे. डिमिनिशिंग में क्या होता है? जो मेरा बैलेंस आता है उस पर चार्ज होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे? एवरी ईयर देखो 1 लाख से कितना हो गया? 90 हो गया आफ्टर चार्जिंग डेप ऑफ 10,000. एसेट फर्स्ट ईयर में कितना था मेरा? 20 में 1 लाख था. 21 में कितना बीडी हो रहा है? 90. तो दिस इज द बीडी बैलेंस, ब्रॉट डाउन बैलेंस बीडी. ठीक है, अब हम लोग 21 का जब डेप चार्ज करेंगे, वी हैव 2 मशीनरी M1 एंड M2.
तो अब इसमें क्या अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1 लाख पे चार्ज करेंगे फॉर 1 ईयर। इस पर कितना चार्ज करेंगे, क्या बोला था पहले हम कि डेप्थ चार्ज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द अकाउंटिंग ईयर एंड्स, टिल द अकाउंटिंग ईयर एंड्स। तो इसमें क्या होगा, इस पर डेप्थ चार्ज कितना होगा, लेस डेप्रिसिएशन। ओके, राइट डाउन माय वर्किंग नोट, बिकॉज इसके बाद जो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे इसी एग्जाम्पल को वहाँ शो करेंगे अंडर स्ट्रेट लाइन, फिर हम डिमिनिशिंग में दिखाएंगे इसी सम्स को हम, अपना मेरा एग्जाम्पल है ये, इसी एग्जाम्पल को हम शो करेंगे अंडर डिमिनिशिंग फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। For the clarity of your concept, I will show you under these two methods. Hope you understand it very well. Okay. And after watching this video, please subscribe, share, like my video. Please share, like, and subscribe my video so that I could make it another video and to help you in study properly. Okay. I have my own coaching center also. If you want to join my coaching center, you can join me. My address already given. It is Akhil's Coaching Center. My name is Akhil and it is in my name also, Akhil's Coaching Center at 3/8/1 Jawtala Lane, Kolkata 17, near RC Motor Training School, and building name is Ashiana Building, and my number is 6290734670, and another number is 90075554491. I am teaching 11, 12, all the boards, West Bengal, CBSC, ISC, NIS, IGNOU, also BCom level, honors, pass, BBA, and also CA, CS, and ICWA till intermediate level, foundation and intermediate. Okay, foundation, that is entrance and intermediate, both I am teaching. Also I am teaching maths, commercial studies, and economics for ICC students 9 and 10. Also I am teaching maths and other subjects from 5 to 10. Okay, hope you understand my concept, and those who want to join me, they can join me anytime and call me in my number, or they can contact me personally in my coaching center. Okay, I have been teaching professions more than 15 years, and I had a lot of experience in teaching schools and also in individual coaching center also. Okay, now I'm continuing my lecture. Now on under straight line, I'm showing you under straight line. On 1 lakh it is 10,000 and it is 80,000. 10% is 8,000 for September, October, November, December, September, October, November, December, 7 months, na? September to March. How many months are there? So 80,000. It is calculated as 80,000 into 10. We are requiring how many months? 7 months. So it is 7/12. So it will be, what is the amount of debt? 6. $2,000 and 7. 14,000 by 3. 4667. It is 4667. Okay. So on first machine under straight line, it is calculated on the 1 lakh cost of the machine, which is 10,000. क्योंकि इसको एक साल इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रैल से लेकर मार्च तक, इसमें आ रहा है 4667. अब यहाँ पे समझना है, देखो मेरे पास 2 मशीन है, बट हम लोग 2 मशीन नहीं बनाएंगे, हम लोग एक ही मशीनरी में दोनों का इफेक्ट दिखाएंगे. 10,000 plus 4667. How much is the depreciation? 14,667. Got my point? Now after deducting depreciation, हम लोग सीबी कब कर रहे हैं? अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 तक हम लोग डेप्थ चार्ज कर दिया. अब बीडी कब होगा? लाइक द प्रीवियस वन, 1 अप्रैल 22. $80,000. ओके. अब क्या होता है, अब मान लो कि 3rd ईयर में जाके पहला वाला मशीन को हम सेल कर दे रहे हैं. The first machine is sold in the year 22. Suppose अगर सेल डेट तुमको दे दिया है 1 जुलाई, तो हम लोग क्या करेंगे,
जब भी मशीन को सेल करेंगे हम लोग को सेलिंग डेट तक आना होगा। अगर मान लो अप्रैल में बेच दिया तो कोई डेट चार्ज नहीं होगा। और एक बात है, जिस साल मशीन को सेल करेंगे हम लोग 3 एंट्री पास करेंगे। टिल द डेट ऑफ सेल उसका डेप्रिसिएशन, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री सेल का एंट्री, और थर्ड एंट्री लॉस या प्रॉफिट। हम जब फॉर्मेट देंगे तो समझा देंगे। ओके नाउ अब लोग सेल करें मान लो 1 जुलाई, तो क्या करेंगे, पहले मशीन को सोल्ड आउट कर देंगे फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ का डेट कितना होगा, अब किस पे चार्ज करेंगे, ऑन वन लाइन। डिमिनिशिंग में क्या करते हैं लोग, जो बैलेंस है तो उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, एसेट घट रहा है लेकिन डेट ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा। कितना हो गया, 10,000, 2,500। अब यहाँ पे लिख दो 2,500। जिस साल मशीन को बेच रहे हैं उस दिन तक का डेट कितना होगा मेरा, 2,500। बट माय पॉइंट, अब ये हो गया बुक वैल्यू ऑन 1/7/22। कितना आ गया मेरा, 77,500। मशीन कितना में खरीदा था, 1 लाख। जिस दिन हम सेल कर रहे हैं जुलाई में, कितना वैल्यू आ गया, 77,500। ओके अब मान लो अगर इस वैल्यू से जितना मेरा स्टैंडिंग वैल्यू है उससे अगर कम में सेल करेंगे तो मेरा क्या होगा, लॉस। इस वैल्यू से अगर ज़्यादा में सेल करेंगे तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट। सो डेप्ट चार्ज करने का ऑब्जेक्ट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ सच फिक्स्ड एसेट। ओके नाउ लेस, मान लो अगर उसको सेल कर रहे हैं हम, लेस सेल 72,500, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है, मेरा दिस इज लॉस ऑन सेल। ओके अब मेरे पास ये मशीन रह गई है, अब इस पे 1 साल का डेप्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, अगेन ऑन 80,000। पहला साल क्या किया था, सितंबर में खरीदा था, तो पहला साल में क्या किया था, 7 मंथ का डेप्ट चार्ज किया था। लेकिन अब इसको इस्तेमाल कब से कर रहे हैं, अप्रैल से लेकर मार्च, तो इस पर कितना महीने का होगा, लेस डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 साल का डेप्ट, किसमें होगा, 80 पे होगा, 8,000 रुपये। ओके तो 2 बार डेप्ट चार्ज करना होगा। एक बार अगर जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसका सेलिंग डेट तक डेप्रिसिएशन, और एक बार डेप्ट चार्ज होगा ऑन द बैलेंस ऑफ द मशीनरी। ओके व्हाट माय पॉइंट। ओके ये मशीन को हम सेल कर दिया, पहले सेल कर दिया, फिर जो मशीन बच गया उसके ऊपर डेप्ट चार्ज करेंगे, जो मेरा मशीन रिमेनिंग। कभी कभी होता है थर्ड मशीन को खरीदते हैं हम लोग, तो उसको दोनों को ऐड करके टोटल डेप होता है। अच्छा थर्ड मशीन हम दिखा देते हैं, इसको रैप करके थर्ड मशीन दिखा देते हैं। ये मशीन हम बेच दिया। अच्छा और एक चीज़ दिखा रहे हैं हम, मान लो सेल करने के बाद हम और एक मशीन खरीद रहे हैं, कॉस्ट एज सेलिंग डेट में जुलाई में सेल किया था, पहला भी एग्जाम्पल दिया था उसको। जुलाई में सेल करने के बाद हम और एक मशीन खरीद रहे 60,000 का। ठीक है, पहला मशीन सोल्ड आउट हो गया, उसका हम लॉस निकाल दिया, हमें नोट्स में दिखाएंगे अभी मशीनरी के फॉर्मेट में। अब मान लो उसको खरीदा जुलाई में, अब इस मशीन को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इस मशीन को 1 ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रैल से लेकर मार्च। और इसको कब तक इस्तेमाल करें, जुलाई से लेकर मार्च। कितना महीना होता है, 9 मंथ। ओके इस पर कितना महीना डेप्ट चार्ज होगा, 9 मंथ। ओके लेस डेप्रिसिएशन टिल द ईयर एंड, इस पे होगा होल ईयर ऑन 80,000 पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का एग्जांपल है, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके इस पे कितना होगा, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। कितना आएगा, 4,500। गॉट माय पॉइंट। तो मशीनरी अगर 3 रहेगा तो 3 मशीनरी अकाउंट नहीं बनेगा। स्टेटमेंट का थ्रू से हम लोग को एवरी ईयर टोटल डेप्ट का, पहला साल में 10,000 हुआ, नेक्स्ट ईयर कितना हुआ मेरा 14,667। क्यों हुआ, क्योंकि हम सेकेंड मशीन खरीदा था। मशीन जब बढ़ेगा तो डेप्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा और मशीन का वैल्यू भी बढ़ेगा। थर्ड ईयर में जाके क्या पहला मशीन को सोल्ड आउट कर दिया, उसके इफेक्ट हम दिखाएंगे अकाउंट्स में अभी, हाउ टू गिव दिस इफेक्ट इन अकाउंट। 3 एंट्री विल बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ सेल
till the date of sale, the debt charge on the machine sold, and sell value of the asset, and thirdly loss or profit on sale of such asset. अब मशीन को सेल करने के पहले मशीन को परचेस कर लेंगे, परचेस करने के बाद टोटल डेट चार्ज करेंगे। नाउ द टोटल डेट टिल द ईयर एंड 31 मार्च 23 तक कितना डेट हो गया मेरा? 8,000 ऑन सेकेंड मशीन एंड 4,500 ऑन द थर्ड मशीन। ओके, बट माय पॉइंट, अब बैलेंस निकालेंगे हम लोग। अब सेकेंड मशीन वैल्यू कितना हो गया मेरा? 67,333 और थर्ड का वैल्यू कितना हो गया? 55,500। अब बुक वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू ऑन कब हो जाएगा? 12 कब होगा ये? 1 अप्रैल 23। बट आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट मशीन का वैल्यू 1 लाख था, पहला साल 10,000 चार्ज किया डेप, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर का सेल थोड़ा आउट कर दिया, जुलाई में सेल किया था उसको, तो उसका 3 महीना का डेप निकला था 2,500, 80 से माइनस किया था 2,500, वैल्यू था मेरा 7,500, उसको सोल्ड आउट किया था कितना में हम लोग? 72,500 पे, तो लॉस कितना निकला था मेरा? 5,000। अब सोल्ड आउट करने के बाद ऑन द सेलिंग डेट वी हैव परचेज द थर्ड मशीन, वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 60,000, 60 पे डेप चार्ज किया हम लोग, कितना मैंने? 9 मंथ का डेप, और सेकेंड में चार्ज किया 1 ईयर का डेप, टोटल डेप आया मेरा 12,500, द वैल्यू कम्स 67,333 एंड 55,500। ओके, now after preparing this statement we have to prepare the machinery account of these workings. Now step number 2, prepare asset account, prepare fixed asset account, prepare fixed asset account, assets account, and showing effect of all workings, showing effects of all workings, which is already shown in step number 1. Now how it is to be shown? Suppose we have purchased machinery account, machinery क्या है मेरा? fixed asset है, it could be furniture account, it could be building account, it could be car account, it could be van account, it could be computer account, okay, anything. Now format is, it's a ledger account, date particulars, JF, date, particulars, JF, okay, debit। अब आते हैं हम लोग कि 1 अप्रैल 20 को हम मशीन खरीदा था ऑन 1 लाख। हम लोग को मालूम है फॉर इनकम टैक्स पर्पस एनीथिंग पेमेंट बियॉन्ड 20 विल बी डिसअलाउड। 20 के एक्सीड करना, चेक से पेमेंट करना हो, सो वी विल राइट, जब भी मशीन खरीदते हैं हम लोग, इट्स अ कैश परचेज, सो पेमेंट कुड बी मेड ऑन चेक। तो हम लोग एंट्री मशीनरी खरीदने का एंट्री क्या होगा? फिर मशीनरी परचेज बाय चेक एंट्री क्या होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी का लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे? मशीनरी मेरा डेबिट है, पोस्टिंग भी कहाँ होगा मेरा? डेबिट में टू बैंक। स्टेटमेंट से क्या मिला? तो 1 लाख। अब ईयर एंडिंग कब हो रहा है मेरा? अप्रैल, मार्च 20, अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, एंड कब होगा? मार्च 21, अप्रैल टू मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा मेरा? 10,000। अब करने लेजर बैलेंस करते हैं हम लोग। 1 लाख रिटर्न ऑन द बोथ साइड्स, 1 लाख रिटर्न ऑन द बोथ साइड्स। अब बैलेंस सीधी करेंगे, कितना है मेरा? 1 लाख वाला डेबिट में है, क्रेडिट में कितना है मेरा? 10,000। बैलेंस शीट कितना होगा मेरा? 90। ओके, अब बीडी कब होगा मेरा? टू बैलेंस बीडी 90। See my statement. If you have written my notes, which is shown in the step 1, it will be clear to you. Now, अब हम लोग क्या किया है? 1 जुलाई को और एक मशीन खरीदा था, टू बैंक M2, कितना में खरीदा था? 80,000।
1,70,000। अब उसका टोटल डेब्ट कितना आता, स्टेट लाइन में क्या 1 लाख पे चार्ज होगा, वैल्यू कितना आता है 10,000, इस पे कितना आता मेरा 80 के ऊपर 4,667। आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बाय डेब्ट hitting 10,000 plus 4,667 कितना है मेरा डेब्ट 14,667। बैलेंस कर दो, by balance CD. How much is the amount? 1,70,000 minus 14,667. How much? 3,3,3,15 5,5,10 carry over 1,1,2,5 1,55,333. This is the balance at the end of the accounting year 31st March 22. Okay. Now last year remaining, I have already shown you till third year. Okay. Under diminishing, amount of debt would be changed and also the loss or profit, but the concept will be same, step will be same. Under diminishing, same steps to be followed, but amount of debt would be same in every year. Like हम लोग अभी चार्ज किया 1 लाख पे, सेकेंडरी में चार्ज किया, अगेन हम जब मशीन को बेच रहे हैं तभी 1 लाख पे ही चार्ज कर रहे हैं। जैसे 80 में परचेस किया, फर्स्ट 80 पे चार्ज किया, सेकेंड ईयर में 80 पे चार्ज किया। लेकिन डिमिनिशिंग में क्या होगा, हम लोग बैलेंस पे चार्ज करेंगे। नाउ लास्ट ईयर थर्ड ईयर, डेट पर्टिकुलर्स जेफ डेट पर्टिकुलर्स जेफ अमाउंट। थर्ड डे का बीडी कितना था मेरा, to balance BD. What is the amount? 1,70,000 minus 14,667. 14,667. 1,55,333. अब आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। हम लोग मशीन को सेल किया था, फर्स्ट मशीन को हम लोग सेल किया था, उसका एंट्री दिखाया था स्टेटमेंट के अंदर। तो जिस दिन हम लोग मशीन को सेल करेंगे जिस साल में, उस दिन 3 एंट्री पास करेंगे ऑन द डेट ऑफ सेल। फर्स्ट जुलाई इज आवर फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट सितंबर, ये जुलाई में सेल किया था, जुलाई में, सितंबर खरीदा था ना। अच्छा, नाउ बाय डेट क्या किया था हम लोग, 1 लाख पे डेट चार्ज किया था। हम शोइंग इट अगेन, 1 लाख पे डेट चार्ज किया था 10%, अप्रैल मई जून 3 महीना कितना क्या था 2,500। जिस दिन मशीन को सेल करेंगे उस दिन क्या करेंगे हम लोग, अप्रैल से लेकर जून तक का डेप चार्ज करें। अगर मान लो अगर सेल करता सितंबर में, कितना महीना का डेप होता, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना का डेप होता। ओके, अब सेम डेट में परचेज में क्या होता मेरा, टू बैंक, सेल में क्या होगा मेरा, बाय बैंक, सेम एंट्री, ऑपोजिट एंट्री, परचेज का ऑपोजिट सेल एंट्री। कितना में सेल किया था हम लोग, 72,500। अब मशीन का वाला कितना हो गया था मेरा, 77,500। सेल कितना में किया था, 72 में। तो लॉस कितना हुआ था मेरा, बाय पीएल, लॉस ऑन सेल 5,000। ये मेरा मशीन, फर्स्ट मशीन मेरा सेल आउट हो गया। M1 इज ऑल अबाउट M1। परचेज में होता है 2 बैंक, सेल में होगा बाय बैंक। और अगर प्रॉफिट में क्या लिखते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2 PL इफ इट इज अ प्रॉफिट ऑन सेल। अगर प्रॉफिट में क्या होता है मेरा, 2 PL। प्रॉफिट कैसे होता है, जितना मेरा वैल्यू उस तक ज़्यादा में सेल करते हैं। मान लो अगर सेल वैल्यू अगर 80,000 होता, मेरा वैल्यू आ रहा 77, तो मेरा क्या 2,500 क्या होता है, मेरा प्रॉफिट होता है। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 PL। मशीन का वैल्यू अगर 77 था, लॉस किस लिए हुआ, क्योंकि उसको हम बेचा है लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर मान लो उसको हम सेल करते 80 में, सेल वैल्यू अगर ज़्यादा होता, क्या निकलता मेरा 2500 विच इज आवर प्रॉफिट। तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं,
ओके, गॉट माय पॉइंट। अब लॉस होने से क्या लिखेंगे, बाय पीएल, प्रॉफिट में क्या लिखेंगे हम लोग, 2PL। लेकिन इस समय मेरा लॉस दिखाया था, इसलिए क्या लिखा हम लोग, बाय पीएल। ओके, आफ्टर सेलिंग ऑफ M1 द कंपनी परचेज ऑन द डेट ऑफ सेल, जुलाई में क्या किया कंपनी, और एक मशीन खरीदा है 60,000 M3। अब M1 इज सोल्ड आउट, वी हैव 2 मशीन M2 और M3। उस पर क्या करेंगे हम लोग, गारंटी तो डेट चार्ज करेंगे 31 मार्च 23 बाय डेट। इस पे चार्ज होगा 80 पे चार्ज होगा, कितना होगा 8000, और किस पे चार्ज होगा 80,000 पे चार्ज होगा। दिखा दे रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ये हम स्टेटमेंट में शो किया था, दोबारा हम फिर दिखा रहे हैं समझने के लिए। और 60 पे कितने चार्ज करेंगे हम लोग, 60 पे कितने चार्ज करेंगे, 10% फॉर 9 मंथ। व्हाट इज द टोटल डेट, 8,000 प्लस 4,500, कितना आएगा मेरा, 12,500। तो मशीन अगर 3 या 4 जो भी रहा, 3-4 मशीन के लिए 3-4 मशीनरी नहीं बनेगा। एक ही मशीनरी अकाउंट में जितना मशीन हो, 3, 4, 5, 6 जितना हो, टोटल डेट चार्ज करके हम लोग बाय में लिखेंगे और उसको बैलेंसिंग करेंगे। और जो भी एसेट खरीदेंगे वो टू बैंक, जब सेल करेंगे बाय बैंक। ओके, नाउ वी डू द बैलेंसिंग अगेन। 155 प्लस 60 हाउ मच, 2,15,333। इसको इस तरह लिख देते हैं हम लोग, 215,333। Now we do the balancing by balance CD। कितना आएगा मेरा, 80, 2,15,333 minus 92,500। What is the balancing figure, 123,833। ये जो बैलेंस आया तुम्हारा टोटल, दिस इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ M2 और M3। जब स्टेटमेंट बनाया था उससे ये टैली करेगा। सम्स चेक करने का एक करेक्ट होने का एक ही जरिया है कि यहाँ जो हमारा बैलेंस आएगा वो तुम्हारा स्टेटमेंट का टोटल के साथ मैच करेगा। M2 और M3 का बैलेंस जो बुक वैल्यू लिखा वहाँ पे 1423 का जो वैल्यू लिखा था उससे ये वैल्यू मैच करेगा। सो बैलेंस वीडियो कितना होगा, 1 अप्रैल 23 बैलेंस वीडियो हो जाएगा मेरा, जो सीडी था वो वीडियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 123,833। दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द 1 अप्रैल 23। सेम वे में जब डिमिनिशिंग करेंगे सेम करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, डेब्ट जो होगा बैलेंस बीडी पे होगा, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। नाउ आई एम क्लोजिंग माय सेशन टुडे। होप यू अंडरस्टैंड and clear your concept. Again I am repeating you to, if you have any doubts and queries, you can contact me in my number, or you can write in a comment box. My number is 6290-734-670. Also you can call me in my another number, which is 900-755-4491. And hope to share my video, subscribe and like my video. Okay, have a good day. Goodbye to all of you.